हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु चैप्टर की। जो 4 नंबर का चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम्स। इस चैप्टर से एमसीक्यू, फिलअप, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो टू दी टॉपिक बनते हैं। जो इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं वहां से क्वेश्चन बना लिए जाएंगे। वेरी शॉर्ट, फिलअप और एमसीक्यू वो बनेंगे जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो। चैप्टर की जो समरी है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तब आप जाकर के एमसीक्यू और फिलअप और वेरी शॉर्ट कर पाओगे, है ना। शॉर्ट टाइप तो क्या होता है कि जो टॉपिक है उसी को एज इट इज जाके पूछ लिया, वो शॉर्ट टाइप में बन जाएगा। लेकिन बात आती है फिलअप, ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट की, वो कभी कभार हम अटक जाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहां कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा, जो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। हो सकता है वहां से कुछ क्वेश्चन बन जाए, बाकी आप जो थ्योरेटिकल पढ़ोगे वो वहां से बन ही जाएंगे। यहां सबसे पहले हम बात करते हैं जैव अणु चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स में कि भाई बायोमोलिक्यूल्स है क्या। किसी भी लिविंग सिस्टम के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिससे उनका बॉडी, उनका जो सिस्टम है वो काम करता है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये 6 टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं जो आपके इस चैप्टर में। यहां सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। देखिए गाइस, मैंने एक शॉर्ट में लिखा है, आपने ये चैप्टर पढ़ा है, मैं यहां शॉर्ट समराइज कर रहा हूं इस चैप्टर को कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली होते क्या है। कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग है कार्ब प्लस हाइड्रेट, कार्बन और पानी, यानी कार्बन और जल से मिलकर बने यौगिक की क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं दैट आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में आगे मैंने लिखा है ये कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कभी डेफिनेशन पूछी जाए तो आपके नोट्स में और एनसीईआरटी में गिवन है, नोट्स में आप सब लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक है, जहां से भी आपने पढ़ा है वहां से आपने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी, तो यहां इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन। ठीक है, आफ्टर दैट जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट CHH2O का होल वर्ड, ये जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। मैं यहां डिटेल में नहीं करा रहा, मैं यहां समराइज कर रहा हूं ताकि आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाए। यहां पर फिर देखिए कार्बोहाइड्रेट मैंने 2 टाइप से डिवाइड कर दिया, एक होती है शुगर्स, एक होती है नॉन शुगर्स। शुगर्स जो होती है उनमें अपने पास आता है मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। क्या, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। नॉन शुगर्स में यानी शर्करा और अशर्करा, अशर्करा में आता है पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस ना होते हो, डू नॉट हाइड्रोलाइसिस, जो हाइड्रोलाइसिस ना होते। अगर हाइड्रोलाइसिस जिनका होता नहीं तो वो सिंपलर यूनिट में भी कन्वर्ट नहीं होंगे। तो डू नॉट हाइड्रोलाइज टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ए के लिखा है यानी एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की सिंपलर यूनिट्स हाइड्रोलाइसिस के दौरान नहीं देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। इसके एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, कीटोज जिसमें कीटोन ग्रुप हो। एल्डोज का एग्जांपल आपको याद रखना है ग्लूकोज, कीटोज का आपको एग्जांपल याद रखना है फ्रुक्टोज। यानी ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स हैं। फिर बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड। देखो ओलिगोसैकेराइड होते हैं डाइसैकेराइड, इसका एग्जांपल है, ट्राइसैकेराइड इसका एग्जांपल है, टेट्रासैकेराइड भी इसी का एग्जांपल है। तुम्हारे कोर्स में डाइसैकेराइड है खाली, तो हम सिर्फ डाइसैकेराइड की बात करेंगे। अब ओलिगोसैकेराइड क्या होगा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका अगर हाइड्रोलाइसिस करवाएं तो हाइड्रोलाइसिस होता हो, प्लस ड्यूरिंग दी हाइड्रोलाइसिस के दौरान वो क्या देते हैं, सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन की। यहां मैंने ये लिखा है कितने यूनिट देते हैं, 2 या 10 तक, अप टू दी 10 मोनोसैकेराइड यूनिट अगर वो दें तो वो क्या होगा, ओलिगोसैकेराइड। यानी हाइड्रोलाइसिस करवाएं हम किसी कार्बोहाइड्रेट का तो वो या तो 2 या 10 तक मोनोसैकेराइड की सिंपलर यूनिट्स अगर हमें देता है तो वो एक टाइप का क्या हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड। ये ओलिगोसैकेराइड
और मोनोसैकेराइड की आपको डेफिनेशन याद रखनी है। फिर मैंने लिखा है यहाँ डाइसैकेराइड शॉर्ट में। अगर मैं किसी कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करवा रहा हूं और वो मुझे 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे रहा है तो वो एक टाइप का क्या होगा, डाइसैकेराइड। ये जो डाइसैकेराइड यूनिट्स होती हैं, 2 मोनोसैकेराइड के बीच में ऑक्साइड का लिंकेज प्रेजेंट होता है, ऑक्साइड का बंध यानी ऑक्सीजन बंध से जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्साइड लिंकेज। इसी को अपने क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला जाता है, ग्लाइकोसिडिक बंधन बोला जाता है। तो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जब ऑक्साइड से जुड़ जाती है यानी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ती है बंध द्वारा, तो उसे बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। डाइसैकेराइड के एग्जांपल आपको ध्यान रखने, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये किसके एग्जांपल है, डाइसैकेराइड के। आफ्टर दैट मैंने लिखा है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब हाइड्रोलाइसिस कराएं तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर 10 यूनिट या 10 से ज्यादा, मोर देन 10 यूनिट, 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड अगर यूनिट आपको मिले तो वो एक टाइप का क्या है, पॉलीसैकेराइड। ये जितने भी पॉलीसैकेराइड होते हैं ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं या स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं किसी सिस्टम का, किसी लिविंग सिस्टम का क्या होता है, स्ट्रक्चरल मटेरियल। फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और गम्स यानी गोंद, ये एग्जांपल किसके हैं, पॉलीसैकेराइड के। अब बात आती है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग मतलब अपचाई शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग मतलब अनअपचाई शर्करा। इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट से रिड्यूस हो जाते हैं, टॉलरेंट रिएजेंट से क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। और जो ना हो टॉलरेंट रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन से, तो उन्हें क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनके एग्जांपल ध्यान रखना, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये चारों के चारों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। कभी पूछ ले वेरी शॉर्ट में, एमसीक्यू में या फिर फिलअप में। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल आप लोग याद रख लेना, एक सुक्रोज। सुक्रोज इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अनअपचाई शर्करा का उदाहरण है। अब बात करते हैं हम ग्लूकोज की। देखो ग्लूकोज को ऑब्टेन करने के यानी बनाने के 2 तरीके, पहला है केन शुगर से, दूसरा है स्टार्च से। तो सबसे पहले हम केन शुगर की बात करते हैं। जो 2 रिएक्शंस आपको याद रखनी है, किसी भी एंगल से पूछी जा सकती है कि केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस करवाए एसिडिक मीडियम में तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 यूनिट मतलब 2 चीजें मिलती है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। दोनों का फॉर्मूला आपको पता है सेम ही होता है, C6H12O6। आफ्टर इट स्टार्च, स्टार्च का फॉर्मूला होता है ये, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाए n नंबर ऑफ यूनिट्स तो n नंबर ऑफ यूनिट्स हमें किसकी मिलती है, ग्लूकोज की। अब आप एक चीज देखिएगा, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की क्या है, n यूनिट है, n यूनिट मिलकर के यहां हाइड्रोलाइसिस करवाया, यहां से यहां गए हाइड्रोलाइसिस कराया, यहां से यहां जा रहे हैं, तो अगर मैं यहां से डिहाइड्रेशन करा दूं यानी पानी निकाल दूं यहां से, तो मेरे को क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं, ग्लूकोज एक मोनोमर यूनिट है, किसके लिए, स्टार्च। स्टार्च क्या है, पॉलीमर हो गया, ग्लूकोज क्या है, मोनोमर यूनिट है, किसके लिए, स्टार्च के लिए। अब ग्लूकोज को बोलते क्या क्या है वो देखिएगा, डेक्सट्रोज, एल्डोहेक्सोज, एल्डोज, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये सारे के सारे नाम किसके हैं, ग्लूकोज के। उसके बाद मोनोमर यूनिट फॉर स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ये मैंने आपको बता दिया, स्टार्च और सेल्यूलोज के लिए जो मोनोमर यूनिट होती है वो कौन होती है, ग्लूकोज होती है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कार्बनिक यौगिक है, वो कौन सा है, अपना ग्लूकोज है। आफ्टर इट ग्लूकोज की कुछ केमिकल रिएक्शंस है जो आपको ध्यान रखनी है। अब या तो ये एमसीक्यू में पूछेगा या आपको फिलअप में, या तो एमसीक्यू में या फिलअप में। अगर वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछता है तो आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, तो आपको रिएक्शन आनी चाहिए। लेकिन मैं शॉर्ट में यहां लिख रहा हूं कि ग्लूकोज की HI से रिएक्शन कराएंगे तो ये चेंज हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन में, ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोनिक एसिड में। ग्लूकोज की एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल अमीन, ये है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराओगे यानी NH2OH के साथ तो बनेगा ऑक्सीन कंपाउंड। ग्लूकोज की HCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा दोगे यानी HNO3 के साथ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या बनेगा, सैकरिक एसिड। देखो ग्लूकोनिक और सैकरिक एसिड इन दोनों के फॉर्मूले याद रखना आप लोग। होता क्या है मैं बता देता हूं, CH2OH, ठीक है, CH2OH। यहां पर मैंने अगर एक
कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया है तो वो है ग्लूकोनिक एसिड। वो क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन ये CH2H की जगह मैंने एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया तो ये बन जाएगा सैकरिक एसिड। ये दोनों फॉर्मूले आप लोग याद रखना, ठीक है। फिर यहां एक चीज लिखिए कि ग्लूकोनिक एसिड का मैंने ऑक्सीडेशन करवाया HNO3 की प्रेजेंस में, तब भी ये किस में कन्वर्ट होता है? सैकरिक एसिड। यानी ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड इन दोनों का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाए HNO3 की प्रेजेंस में तो दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? एक ही टाइप के कंपाउंड में, विच इज सैकरिक एसिड, जो ये है, ठीक है। फिर यहां देखो ग्लूकोज की मैंने एक स्ट्रक्चरल यूनिट लिखी है। ग्लूकोज का नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है, ग्लूकोज C6H12O6। इसको अरेंज कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। नीचे वाला कार्बन पे CH2OH आएगा, ऊपर वाले पे एल्डिहाइड CHO, फिर एक ऊपर से पहला दूसरा तीसरे कार्बन में एक H इधर एक OH इधर, बाकी सबके OH इधर और बाकी सबके H इधर। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर। अब सुनिएगा, ये ग्लूकोज की यूनिट है। इस ग्लूकोज की यूनिट, इसके यूनिट के अल्फा बीटा फॉर्म के जो आइसोमर, यानी इसके जो आइसोमर होंगे, जो साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स होंगे, जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इसके साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म अल्फा और बीटा, उसे हम क्या बोलते हैं? एनोमर। ये ध्यान रख लीजिएगा, कभी पूछ लिया जाए कि एनोमर किसे बोलते हैं तो आप लोग ये लिख कर आओ तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए ग्लूकोज की ये जो स्ट्रक्चर है और जो हेमी एसिटल फॉर्म्स है जिसमें ऑक्साइड का लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं जिसे हम, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, उसको मैं अरेंज करूं साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जो पायरान की तरह दिखता है। ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह दिखती है? पायरान की तरह, इसलिए उसे हम बोलते हैं पायरेनोज। क्या बोला जाता है? पायरेनोज स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? पायरेनोज स्ट्रक्चर। यहां पर आप लोग पायरान का फॉर्मूला याद रखना। और पायरेनोज स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? हावर्थ स्ट्रक्चर। कभी क्वेश्चन में पूछे कि ड्रॉ दी हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आप लोग ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आना। अब इस स्ट्रक्चर में है क्या? ये जो पायरानोज है, सॉरी पायरन है, पायरन जो है, इसका ये डबल बॉन्ड हटा दो, इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। इधर 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 इधर, सुनना, इधर ये OH ये OH इधर है, यानी यहां मैं विकर्ण रूप से देखूं तो यहां पर सेम टाइप के एटम्स हैं। मैं चाहूं तो OH यहां लगा दूं, चाहूं तो OH यहां लगा दूं, फिर H यहां लगाना पड़ेगा, H यहां लगा, जो भी है कि यहां डायगोनली जो मॉलिक्यूल है वो सेम होने चाहिए। फिर यहां H, नीचे OH, H OH, ये CH2OH और ये H। ये है आपकी पायरेनोज स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज। ये अल्फा फॉर्म है। बीटा फॉर्म अगर आपको बनाना है इसी का बीटा फॉर्म, कुछ नहीं करना आपको, ये जो दिख रहा है H और OH, इसी को उल्टा कर दीजिए, OH ऊपर बना दीजिए, H नीचे बना दीजिए, ये क्या हो जाएगा? बीटा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज सुनिएगा, ग्लूकोज के जो अल्फा और बीटा फॉर्म होते हैं वो सारे के सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं। कैसी होती है? क्रिस्टलाइन। अब बनाया कैसे जाता है, तैयार कैसे किया जाता है वो सुनिएगा। कंसंट्रेटेड ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज करूं मैं, कंसंट्रेटेड ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण कराऊं 303 केल्विन टेंपरेचर पे, तब मेरे को मिलता है अल्फा फॉर्म, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन होता है। ये चीज आपको याद रखने की है, वो MCQ वेरी शॉर्ट या वेरी फिलअप में पूछ लेगा। हॉट सैचुरेटेड एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइजेशन कराऊं 371 केल्विन तापमान पे, तब मेरे को बीटा फॉर्म मिलता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन। ये बात आई समझ? ये था गाइस ग्लूकोज। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं फ्रुक्टोज की। देखिए गाइस फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। अब यहां जो जो पॉइंट मैंने लिखे हैं इन सब टॉपिक के, आप वो बातें ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि MCQ फिलअप और वेरी शॉर्ट अगर बनेगा तो इन बातों से बनेगा, और अगर बाय चांस शॉर्ट टाइप में बनता है कि किसी एक को एक्सप्लेन करो, फॉर एग्जांपल यही बोल दिया कि एक्सप्लेन सुक्रोज, या ये पूछ लिया आप लोगों से कि स्टार्च को एक्सप्लेन करो, या ये पूछ लिया एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन को एक्सप्लेन करो क्या है, ये पूछ लिया सेलुलोज को एक्सप्लेन करो, माल्टोज लैक्टोज, कुछ भी पूछ ले तो आप लोग ये पॉइंट ध्यान में रखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये शॉर्ट पॉइंट है ताकि आपको लिखने में आसानी रहे,
ठीक है, नोट्स आप सबके पास है, बुक है आपके पास, आप उससे लैंग्वेज देख लीजिएगा। लेकिन याद रखने के लिए आप लोग ये चीजें याद रखना, मेन की पॉइंट्स जो ये है। देखिए यहां पर फ्रुक्टोज की बात करें, फ्रुक्टोज को कीटोहेक्सोज भी बोला जाता है। स्वीट टेस्ट होता है, यानी फ्रूट्स में मिलती है हमें, ठीक है, फ्रूट्स में मिलती है, शहद यानी हनी में, और वेजिटेबल्स में भी मिलती है। फ्रुक्टोज जो होती है, फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर फ्यूरान जैसी लगती है, किसकी तरह, फ्यूरान। अब फ्यूरान का फॉर्मूला याद रखना है, ये 5 मेंबर की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। 5 मेंबर की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको फ्यूरेनोज बोलते हैं, और 6 मेंबर की जो हमने पढ़ी अभी पहले, 6 मेंबर की साइक्लिक स्ट्रक्चर को पायरेनोज बोलते हैं, वो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। और 5 मेंबर वाली को फ्रुक्टोज वाली स्ट्रक्चर है, इसलिए नाम है यहां पर फ्यूरान जैसी लगती है, फ्यूरेनोज। ये इसकी हेमी एसिटल फॉर्म है, इसको अल्फा फॉर्म बोल दिया जाता है। हेमी एसिटल फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये कौन सी हो गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर, जिसे हम हावर्थ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हावर्थ स्ट्रक्चर बोल दो, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बोल दो। ये है फ्रुक्टोज की हावर्थ या फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। ये है फ्रुक्टोज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज एक टाइप का क्या होता है, डाइसैकेराइड और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब यहां पर देखना, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस जब हम कराते हैं तो इसका साइन ऑफ रोटेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी प्लस से माइनस, यानी डेक्स्ट्रो से लीवो रोटेटरी हो जाता है। जब ये डेक्स्ट्रो से लीवो रोटेटरी साइन हो जाए तो इसे हम बोलते हैं इनवर्ट शुगर, अपवर्त शर्करा। कभी एग्जाम में पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्ट शुगर, यानी अपवर्त शर्करा से क्या अभिप्राय है, तो आपको सिंपली ये बोलना है कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो उसका जो साइन ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, डेक्स्ट्रो से लीवो रोटेटरी, यानी प्लस डी से माइनस डी हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं इनवर्ट शुगर, अपवर्त शर्करा। फॉर एग्जाम्पल ये सुक्रोज है, सुक्रोज अपने आप में एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, इसका मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया तो मेरे को क्या मिलता है, ये देखो डी प्लस जी, यानी ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेटरी यूनिट और फ्रुक्टोज की डेक्स्ट्रो रोटेटरी यूनिट, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। यहां पर ये जो है डी जी प्लस वाला, इसका साइन ऑफ रोटेशन होता है प्लस का 52.5 डिग्री, लेकिन जो फ्रुक्टोज है उसका होता है माइनस 92.4 डिग्री। ये साइन ऑफ रोटेशन आपको याद रखने, यानी मैं ये बोल सकता हूं डेक्स्ट्रो रोटेटरी फ्रुक्टोज का साइन ऑफ रोटेशन क्या होता है, माइनस 92.4, लेकिन ग्लूकोज का प्लस 52.5। तो ज्यादा कौन सा है ये, कम कौन सा है ये, तो इस तरीके से आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज की हम बात करते हैं तो माल्टोज एक टाइप का क्या है, डाइसैकेराइड है और रिड्यूसिंग शुगर। अब यहां सुनना, अल्फा डी ग्लूकोज की जो 2 यूनिट्स है, क्या लिखा है मैंने, अल्फा डी ग्लूकोज की जो 2 यूनिट्स है उनके बीच में अगर ऑक्साइड लिंकेज, ऑक्साइड लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हम डाल दें तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो किसकी बनती है, माल्टोज। यानी माल्टोज किससे बनता है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स के बीच में जब ऑक्साइड का लिंकेज आता है तब किसका फॉर्मेशन होता है, माल्टोज का। इसकी स्ट्रक्चर आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, एक टाइप का डाइसैकेराइड है, मिल्क में पाया जाता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, मिल्क शुगर पड़ गया। अब यहां पर क्या है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज की जो यूनिट्स हैं उनके बीच ऑक्साइड का लिंकेज यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अगर पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज। यानी लैक्टोज बनता कैसे, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज की जो यूनिट्स के बीच अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दिया जाए तो क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। ये एक टाइप की क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। अब बात करते हैं स्टार्च की। अब आपको पता होगा स्टार्च किस में पाया जाता है, मेनली प्लांट्स में। अब प्लांट्स में भी क्या, सीरियल्स में मिल जाएगा, रूट्स में मिल जाएगा, ट्यूबर्स में और वेजिटेबल्स में मिल जाएगा। पॉलीमर होता है स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है। स्टार्च एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट के लिए स्टोरेज का काम करता है प्लांट्स के लिए। अगर प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है तो वो कहां स्टोर हो रहा है, स्टार्च में स्टोर हो रहा है, ठीक है। स्टार्च में 2 यूनिट्स होती है, 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, यानी 2 कंपोनेंट होते हैं स्टार्च के, एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या होता है, वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है। स्टार्च में अमाइलोज का जो पार्टिसिपेशन है वो होता है 15 से 20%। ये अमाइलोज जो होता है लॉन्ग अनब्रांच चेन होती है किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की। अल्फा डी ग्लूकोज की जो लॉन्ग अनब्रांच चेन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अमाइलोज।
अब अमाइलोपेक्टिन के बारे में क्या, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, पानी में नहीं घुलता। 80 से 85% भाग स्टार्च में किसका होता है, अमाइलोपेक्टिन का होता है। ये क्या होती है, ब्रांच चेन होती है किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की। अल्फा डी ग्लूकोज की जो ब्रांच चेन है वो क्या होती है, अमाइलोपेक्टिन। अनब्रांच चेन क्या होती है, अमाइलोज। ये हुआ आपका स्टार्च। नेक्स्ट सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपको पता है वुड में मिलता है, कॉटन में मिलता है। हमारा कागज किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है। रुई में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट। प्लांट में सबसे, या प्लांट किंगडम में बोल दूं मैं बात है कि प्लांट किंगडम का सबसे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। कोई भी प्लांट सेल या जो बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, यानी जो सेल्यूलोज है वो क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज की जो स्ट्रेट चेन्स है उसका पॉलीसैकेराइड होता है कौन, सेल्यूलोज। ग्लाइकोजन की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट एनिमल बॉडी में जब स्टोरेज होता है, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की भी बात करें, हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए रहती है तो हमारा जो बॉडी फैट होता है ना, जिसे हम ग्लाइकोजन भी बोलते हैं, जब भी चाहिए होता है तो वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें या आप जब भी 10-15 दिन तक खाना ना खाएं और आपके पास बॉडी फैट है, यानी आपके पास ग्लाइकोजन है, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, वो आपको एनर्जी प्रदान कर सकता है। समझ में आएगा। अब ग्लाइकोजन के देखिए क्या क्या पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, उपयोगी किसके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टोरेज फॉर कार्ब्स इन एनिमल्स, एनिमल बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज कौन करता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, इसलिए इसे एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। जिस तरीके से प्लांट में स्टार्च क्या करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज का कार्य करता है। स्ट्रक्चर इसकी एमाइलोपेक्टिन की तरह होती है। कहां मिलता है हमारे बॉडी में, लीवर। कहते हैं ना फैटी लीवर हो गया इस इंसान का, यानी लीवर, मसल्स, ब्रेन, ईस्ट और फंजाई, इनमें भी क्या पाया जाता है, ग्लाइकोजन पाया जाता है। ये मैंने बता ही दिया, ग्लाइकोजन एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज। इतना पॉइंट है किसका, ग्लाइकोजन का, जो आपको याद रखना है। यहां से एमसीक्यू हो सकता है, फिलअप आ सकता है वेरी शॉर्ट, या हो सकता है शॉर्ट में आपको पूछ ले कि एक्सप्लेन अबाउट ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बारे में समझाइए, तो ये छाप के आना होता है आपको। ठीक है गाइस। नेक्स्ट एंजाइम्स की अगर मैं बात करें तो देखिए गाइस, एंजाइम्स क्या होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बायोलॉजिकल साइकिल होता है। वो जो बायोलॉजिकल साइकिल है, वो कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, क्या होता है, कंप्लीट होता है। उन कैटलिस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। इसलिए इनको बोल दिया जाता है क्या, बायोकैटलिस्ट। क्या बोल दिया जाता है, बायोकैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि जो माल्टोज है वो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, जैसे मैंने यहां लिखा भी होगा, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यानी ये देखिए, ये सब्सट्रेट है माल्टोज, इसके लिए एक विशेष कैटलिस्ट यूज हुआ है, माल्टेज। यानी ये जो एंजाइम होता है इनका नाम भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक। यानी स्पेसिफिक रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स चाहिए होते हैं। इन्हीं एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। ये ज्यादातर क्या होते हैं, एंजाइम्स जितने भी है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, गोलाकार प्रोटीन से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां बोलते हैं जो एंजाइम होते हैं, या जो कैटलिस्ट ही तो है एंजाइम, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंजाइम जो है वो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन की, हमारी बॉडी में होने वाली रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है तो हमारे पास, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, नॉर्मली हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सुक्रोज है। सुक्रोज का अगर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो नॉर्मली सुक्रोज की एक्टिवेशन एनर्जी 6.22 किलो जूल पर मोल होती है। लेकिन जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है और किसी एंजाइम, विशेष एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाती है, 2.15 किलो जूल पर मोल। तो अब यहां से एमसीक्यू भी बन सकता है कि भाई सुक्रोज की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होती है, तो याद रखना 6.22 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब एक एंजाइम यहां पर आप लोग ध्यान रखना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। एक विशेष प्रकार के, एक स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ये क्या होते हैं, किसी एक सबस्ट्रेट का
रिडक्शन अगर कोई कर दे और किसी दूसरे सबस्ट्रेट का क्या कर दे, रिडक्शन, एक सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन और दूसरे सबस्ट्रेट का रिडक्शन अगर कर दे, तो उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, रिड्यूस वन एंड ऑक्सीडाइज अदर। ठीक है, किसी एक सबस्ट्रेट को रिड्यूस और अदर का, दूसरे का क्या कर दे, ऑक्सीडेशन कर दे, दैट आर नॉन एज ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन की। देखो प्रोटीन क्या होते हैं, ये अल्फा अमीनो एसिड के क्या होते हैं गाइस, पॉलीमर होते हैं। मोस्ट अबंडेंट, ये जो वर्ड है ना मोस्ट अबंडेंट, आपके 3-4 बार आ चुका है। यहां से फिलअप एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट बनता है, तो आप लोग इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। ये क्या आ रहा है, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक प्लांट किंगडम का आया था, एक एनिमल का आया था, ये बायोमोलिक्यूल आया लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन होता है, प्रोटीन। ठीक है गाइस, टाइप्स ऑफ प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर, यानी रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, केवल फाइब्रस पूछे तो ये चीज लिखना, केवल ग्लोब्यूलर पूछे तो ये लिखना, अगर डिफरेंस पूछ ले या दोनों को साथ में पूछ ले तो ये दोनों चीज लिख के आना। क्या है फाइब्रस प्रोटीन, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में अघुलनशील होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। पीपीसी लिखा है, इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलली अरेंज हो इस तरीके से या इस तरीके से, लेकिन इनके बीच या तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो या डाइसल्फाइड का बॉन्ड हो। तो मैं ये बोल दूं, जब पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड अरेंज हो जाए और चेन्स कैसी हो, पैरेलल हो, तो वो प्रोटीन कौन सा होगा, फाइब्रस प्रोटीन होगा। एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, केराटिन और मायोसिन। केराटिन कहां मिलता है, हमारे बालों में, वूल में और सिल्क में। मायोसिन हमारी मसल्स में पाया जाता है। फिर है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यहां पर क्या होगा, यहां पर तो पैरेलली अरेंज थी हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से, लेकिन यहां क्या होगा गाइस, वो सुनना, पॉलीपेप्टाइड जो चेन होगी वो कॉइल की फॉर्म में अरेंज हो जाए और एक, मैं बोलता हूं स्फेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर ले, तो उसे बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एग्जांपल इंसुलिन और एल्ब्यूमिन, आपको ध्यान रखना है। अब एक टॉपिक आता है, बीटा प्लेटेड शीट क्या होती है, बीटा प्लेटेड शीट क्या होती है, तो इसको सुनना ध्यान से। मैंने लिखा है पीसी, पीसी मतलब पेप्टाइड चेन्स। ये जो पेप्टाइड चेन्स है ना, ये पेप्टाइड चेन्स को अगर मैं स्ट्रेच कर दूं और मैक्सिमम एक्सटेंशन तक क्या करूं, स्ट्रेच करूं। सुनना दोबारा, पेप्टाइड चेन्स को मैंने खींचा, इतना खींचा जहां तक उसे खींच सकता हूं, मैक्सिमम जो लिमिट है वहां तक खींच दिया। अब इनको साइड बाय साइड मैं रख देता हूं, लैड कर देता हूं, साइड बाय साइड रख देता हूं, साइड बाय साइड। अब क्या होगा, इनके बीच, इन शीट्स के बीच मैंने खींचा, खींचकर साइड में रख दिया। अब इनके बीच अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो जो शीट्स बनती हैं उनको क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स। पेप्टाइड चेन्स को अगर हम स्ट्रेच करें मैक्सिमम एक्सटेंशन तक और साइड बाय साइड वो आपस में ज्वाइंट हो जाए, किससे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो जो चीज बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट। ये भी एक टाइप का क्या है, प्रोटीन ही है। फिर बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है, तो देखिए जो प्रोटीन है उसकी 3 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। क्या क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्या क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। डीनेचुरलाइजेशन यानी विकृत जब होता है प्रोटीन, तब उसकी सेकेंडरी और टर्शरी जो स्ट्रक्चर है वो तो डैमेज हो जाती है, लॉस हो जाती है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी लॉस यानी डैमेज नहीं होती, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आप दिमाग में बिठा लेना पॉइंट, ठीक है। अब मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, नेटिव प्रोटीन। ये सुनना क्या होता है, किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में, किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी में या कोई प्लांट है या कुछ भी जो चीज हम इनटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम से निकली हुई चीज, वहां पर यूनिक 3D स्ट्रक्चर होगी। वहां पर वो जो उसमें जो प्रोटीन होगा ना, किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एग खा रहे हो, है ना, तो नेचुरल चीज है एग। एग में क्या होगा, नेटिव प्रोटीन होगा। नेटिव प्रोटीन का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी प्रोटीन की एक यूनिक 3D स्ट्रक्चर होती है, प्लस साथ ही साथ उसकी एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है।
वो जो प्रोटीन होता है उसे हम बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। उसे हम क्या बोलते हैं? नेटिव प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन की मैं क्या कर रहा हूं, उसको टेम्परेचर दे रहा हूं या उसमें कुछ केमिकल चेंजेस कर देता हूं। फॉर एग्जांपल उसकी पीएच में चेंज कर दिया, या तो मैंने उसे टेम्परेचर दिया या मैंने उसकी केमिकल चेंजेस कर दिया या पीएच में चेंज कर दिया। तब होगा क्या, वो जो प्रोटीन है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो उसके पास थी पहले से, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा या लॉस कर देगा। ये जो चीज है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी टेम्परेचर या केमिकल चेंज या पीएच में चेंज करने से क्या हो गई है? लॉस हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, कॉइल स्ट्रक्चर या हेलिक्स स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की होती है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा होगा, जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। अगर आपको पूछा जाए ड्रॉ दी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो आप ये बना के आना, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर इसका हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाए जिसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी ये लॉस कर दे अपनी, इसकी जो कॉइल स्ट्रक्चर है प्रोटीन की और जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। इसी चीज को बोलते हैं डीनेचुराइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब हम बात करते हैं अल्फा अमीनो एसिड होते क्या हैं। देखिए गाइस, अल्फा अमीनो एसिड के लिए आपको जो चीजें ध्यान रखनी है, यहां से किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो देखिए। सबसे पहले अल्फा अमीनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप से होती है। ये CHCOOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमीन ग्रुप होता है, और एक ये R यानी एक साइड चेन होती है। ये क्या होती है? साइड चेन होती है। अल्फा अमीनो एसिड के लिए जो खास बातें हैं जो मैंने यहां पॉइंट से लिखी है, जहां से MCQ फिलअप वेरी शॉर्ट बनेगा, क्या ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये अपना एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। कब शो करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में जब ये ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या किसी भी अल्फा अमीनो एसिड को जब आप एक्वस सॉल्यूशन में घोलते हो तो ये क्या फॉर्मेशन करते हैं? ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण ये अपना नेचर एम्फोटेरिक शो करते हैं। अन्यथा इनका नेचर क्या होता है वो फाइंड आउट करने के लिए देखिए, अगर मैं किसी बात करूं, किसी अल्फा अमीनो एसिड में ये वाला ग्रुप जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं, ये बढ़ जाए और ये अमीन ग्रुप क्या हो जाए? कम हो जाए। ये वाला बढ़ जाए, ये वाला कम हो जाए। अब आपको पता है कार्बोक्सिलिक क्या होता है? एसिड। अमीन एक बेस होता है। अमीन क्या होता है? एक बेस। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं, अगर अमीन ग्रुप बढ़ गया है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो गया है? कम हो गया है, तो जो अमीनो एसिड होगा अल्फा, वो किस नेचर का होगा गाइस? बेसिक नेचर का, क्षारीय प्रकृति का। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बढ़ गया है, अमीन कम हो गया है, तो एसिडिक नेचर। दोनों ही बराबर है अगर, तो न्यूट्रल नेचर। लेकिन किसी अल्फा अमीनो एसिड को आपने एक्वस सॉल्यूशन में घोल दिया है, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ज्यूटर आयन वो नेचर गाइस शो करेगा क्या? उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। अल्फा अमीनो एसिड टोटल 20 होते हैं, जिसमें से 9 एसेंशियल अमीनो एसिड और 11 नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब ऐसे अमीनो एसिड जिसे हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उन्हें हमें बाहर से डाइट के थ्रू या टेबलेट्स के थ्रू लेना पड़ता है, उन्हें हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड टेकन फ्रॉम द आउटसाइड। नॉन एसेंशियल मतलब जिसे हमारी बॉडी बनाती है, हमारी बॉडी बना सकती है कभी भी, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली बनाती है, उन्हें हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये 11 टाइप के होते हैं। अब आपको जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है वो आपको याद रखने, उनके नाम याद रखने। पहला, उनको सिंबल क्या है और उनका कोड क्या है। तो देखिए, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ट्राई हिज मीठी, मैथी है लिखा हुआ, आप इसको मीठी बोल सकते हैं, ट्राई हिज मीठी फैनी। फैनी की जगह आप लोग इसे फीनी की तरह याद करो। फीनी आपने खाई है, जैसे बीकानेर और जयपुर, राजस्थान में स्पेशली फीनी प्रसिद्ध है ना, जो लच्छा होता है एक। तो हमने क्या बोल दिया? ट्राई हिज मीठी फीनी। लाइसी लिखा हुआ है, इसको ऐसे पढ़िए, लस्सी लूसी। ट्राई हिज मीठी फीनी मतलब आप कहीं होटल पे बैठे हैं और किसी ने आपको बोला ट्राई हिज मीठी फीनी, कि वहां की मीठी फीनी ट्राई कीजिए। लस्सी लूसी, लस्सी लूसी भी लीजिए, पंजाबी में बोलते हैं लस्सी लूसी ले। और या तो आप ये ट्राई करो, और आई विल, वेल लिखा हुआ है, वेल को आप लोग याद रखिए, विल, आई विल थ्रो, मैं फेंक दूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ? ट्राई हिज मीठी फीनी, लस्सी लूसी और आई विल थ्रो।
ठीक है। अब नाम क्या है इनका, ट्राई से हुआ ट्रिप्टोफैन, हिज से हुआ हिस्टिडीन, मैथी या मीठी से हुआ मिथ्योनिन, फेनिल से हुआ फेनिल एलानिन, लस्सी से हुआ या लाइसी जो लिखा हुआ है उससे हुआ लाइसिन, ल्यूसी से हुआ लूसी जिसे हम बोलते हैं ल्यूसीन, और साइलेंट है आई से हुआ आइसोवैलिन, वैलिन और ये थ्रियोनिन। ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है, इनके कोड WHMFKLIVT, ये आपको याद रखने। इसके अलावा दो मैंने यहां नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड लिखे, एलानिन और ग्लाइसिन, ये आपको कुछ समझाने के लिए। एलानिन और ग्लाइसिन, एलानिन का जो स्ट्रक्चर होती है, जो साइड चेन होती है CH3 और ग्लाइसिन की H, यानी ये जो R लिखा है मैंने, जो साइड चेन लिखी है, इन सब की साइड चेन है, इन सब की साइड चेन आपको याद नहीं रखनी, केवल इन दोनों की याद रखिए, ठीक है। इनकी नहीं याद करनी, केवल इसकी दोनों की याद रखिए कि एलानिन की साइड चेन क्या है, R की जगह मैं CH3 लगा दूं, ग्लाइसिन यानी R की जगह H लगा दूं, तो क्या बन जाएगा, एलानिन और ग्लाइसिन बन जाएगा। एलानिन और ग्लाइसिन इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराई जाए तो देखिए मैंने R की जगह CH3 लगाया, अगर मैं R की जगह CH3 लगाता हूं, R की जगह H लगाता हूं, तो ये तो बना मेरा ग्लाइसिन, ये क्या बन गया बेटा, ग्लाइसिन, ये बन गया मेरा एलानिन, यहां CH3 लगा दिया और यहां मैंने H एक था ना, H एक और लगा दिया तो CH2 बन गया, ग्लाइसिन और एलानिन। अब इन दोनों को इस तरीके से लिखा और यहां से वाटर को रिलीज कराया, यहां से OH गया, यहां से H गया, तो क्या हुआ, CO बचा, यहां पर NH बचा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे ये जुड़ेंगे ये एक टाइप का क्या बन गया मेरे पास, अल्फा अमीनो एसिड बन गया। इस तरीके से हम कई टाइप के अल्फा अमीनो एसिड फॉर्मेशन कर सकते। इन अल्फा अमीनो एसिड में CO और NH का जो बॉन्ड होता है, CO NH का बॉन्ड होता है, इसे बोलते हैं पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड लिंकेज। यानी मैं ये बोल सकता हूं C डबल बॉन्ड O और NH का जो बॉन्ड है इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बंध। यानी अल्फा अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड लिंकेज। CO NH को क्या बोला जाता है, पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है। ये है अल्फा अमीनो एसिड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन। विटामिन हमें पता है हमारी बॉडी में जो एसेंशियल चीज है, वाइटल अमीन्स को ही हम क्या बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं, ठीक है। अब विटामिन दो टाइप के होते हैं, विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल को आप लोग याद रखो कीड़ा नाम से, कीड़ा, KEDA, ठीक है। और वाटर सॉल्युबल B और C, ये दो हैं। जो फैट सॉल्युबल है यानी फैट और ऑयल में डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना, तो उन्हें बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे लीवर में और एडिपोज टिश्यू। एडिपोज मतलब जो फैट कंटेनिंग टिश्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू, वहां पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, B और C विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। अब देखो स्क्रीन पे आपको विटामिन्स दिख रहे होंगे, उनका साइंटिफिक नेम दिख रहा होगा और उनसे होने वाली डिजीज और उनके सोर्सेस क्या है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जितने भी विटामिन है उनकी डेफिशिएंसी से क्या सिंड्रोम होता है, क्या डिजीज होती है, ठीक है, वो आपको याद करना पड़ेगा। और विटामिन के साइंटिफिक नेम याद करने पड़ेंगे क्योंकि वो पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। फिर देखिए नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, दो टाइप के हैं, DNA और RNA। न्यूक्लिक एसिड जो उसकी डेफिनेशन है वो आपके नोट्स में आपने पढ़ी होगी, वो पढ़ लेना। मैं यहां एक चीज बता रहा हूं, न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली रिलेटेड टू दी हेरिडिटी, है ना। हमें पता है हमारे जीन्स होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, एक स्प्रिंग से दूसरी ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट टू दी ऑफ स्प्रिंग ट्रांसफर होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स ही मेन कारक होता है एक गुण को दूसरे पीढ़ी में भेजने का, ठीक है। ये सब क्या है इस टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर मैं स्पेशली बात करूंगा DNA और RNA की। DNA डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। DNA 4 प्रकार के बेसिस से मिलकर बना होता है, चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन है, AGCT, है ना। कौन है, A से हुआ एडेनिन, G से हुआ ग्वानिन, C से हुआ साइटोसिन, T से हुआ थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ओके। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। यहां पर
डीएनए जिस शुगर से मिलकर बना होता है उसे बोलते हैं बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर। डबल स्ट्रेंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है किसकी, डीएनए की, जिसे वाटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि जेम्स वाटसन और क्रिक ने इसे दिया था, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आपसे पूछे कि ड्रॉ दी डीएनए स्ट्रक्चर, तो आप लोग ये बनाने हैं। फिर आरएनए की बात करते हैं। आरएनए 4 बेसिस से मिलकर बना होता है, AGC यानी एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, 3 तो पहले वाले सेम है, वहां पर थाइमिन लिखा हुआ, यहाँ थाइमिन की जगह यू आ जाएगा, ये गलत लिख दिया मैंने, यू आएगा जिसे हम बोलते हैं यूरेसिल। थाइमिन रिप्लेस हो जाता है किससे, यूरेसिल से। ये है 4 बेसिस, 4 क्षारक किसके, आरएनए के। ये बीटा डी राइबोज शुगर से मिलकर बना होता है, वो बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर से, ये बीटा डी राइबोज शुगर से बना होता है। ये 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। अब यहां कभी पूछ लिया जाता है न्यूक्लियोटाइड का मीनिंग क्या होता है। लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स की जो लॉन्ग चेन पॉलीमर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये था गाइज आपका विटामिन, न्यूक्लिक एसिड एंड अल्फा अमीनो एसिड के बारे में। अब एक लास्ट टॉपिक है आपका हार्मोन्स। देखो हार्मोन्स क्या होते हैं, सुनिएगा। हमारी बॉडी में 2 टाइप की ग्लैंड होती है, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे निकलने वाले ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं इनको ग्लैंड जूस भी बोल दिया जाता है। इन हार्मोन्स का काम क्या होता है, इन हार्मोन्स का काम होता है कि हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन में हेल्प करना। हार्मोन 3 टाइप के होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और स्टीरॉयड हार्मोन। पेप्टाइड, इंसुलिन और स्टीरॉयड हार्मोन के एग्जाम्पल क्या हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इनको आप याद रखिएगा। अब चीज क्या आती है कि हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं डिफरेंट, उन ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन हैं वो कौन कौन से हैं, और किस हार्मोन की कमी हो जाए तो डिजीज कौन सी होती है, या किस हार्मोन के एक्सेस से कौन सी डिजीज होती है, ये आपको याद रखना है। जो टेबल आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये आपको दिमाग में छापनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं।